अमित साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाले चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के मॉडर्न सोसाइटी के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो थर्मल पावर प्लांट जब हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि थर्मल जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट है, तो कोयला आज से 100 से 200 सालों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा के नवीनीकृत और गैर पारंपरिक स्रोत उत्पन्न कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं उस दिशा में। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प हमारा न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इस दिशा में, क्योंकि 1 केजी कोयले से हम लगभग 3 यूनिट बिजली बना पाते हैं। अगर वहीं पर बात करूं 1 केजी यूरेनियम से तो 50,000 यूनिट बिजली पैदा होता है। जबकि वहीं पर बात करें 1 किलो प्लूटोनियम से, तो प्लूटोनियम जो है आपका 6 करोड़ यूनिट बिजली बनता है। तो इतना अच्छा रहता है कोयले के कंपैरिजन में हम देखें तो। हम लोगों ने नाभिकीय ऊर्जा का विनाश भी देखा है हिरोशिमा नागासाकी में। तो हम जब इतना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है उससे, तो उसका यूटिलाइज करके हम उसको सही दिशा में अगर ले जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। और यूरेनियम जो है उसकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एज कंपेयर टू कोयला और बाकी फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो कुछ सालों बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर है वो हमारा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जो है ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ इसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ये कम फ्यूल में हमको अच्छा एनर्जी देने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसमें हमको न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में हम यूरेनियम और प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। जब 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन, और जब टूटते हैं तो उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है, इसलिए बहुत ज्यादा इतने करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बाद भी वो हम तक एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बाद। तो इससे ये हमको पता चलता है कि नाभिकीय ऊर्जा से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में, क्योंकि जो हमारा पावर प्लांट चलता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उसमें हम नाभिकीय विखंडन की क्रिया कराते हैं। जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराते हैं यूरेनियम में, तो यूरेनियम 2 हल्के नाभिकों में टूटता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इसमें जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। इसी ऊर्जा का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अच्छा, अब नाभिकीय चैन रिएक्शन क्या है, जैसे कि टूटा तो टूटने के बाद 2 भाग में बटा, फिर इस तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता तो ये परमाणु बम बन जाता है। उससे रोकने के लिए हम इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन यहां पर कराते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जैसे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराने से आप देख पा रहे हैं कि ये 2 भागों में टूटा। अब 2 भागों में टूटने के बाद फिर वो 2 भागों में टूटा, इस तरीके से ये बढ़ते रहता है। लेकिन ये जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित होता है। इस तरीके से नाभिकीय बम बन जाता है, परमाणु बम, जिसका हम दुष्परिणाम देख चुके हैं। तो अगर इसको हम किसी तरीके से कंट्रोल कर पाएं और जितना हमको जरूरत है उतना ऊर्जा जनरेट कर पाएं, तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, या उसको बोले नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में हम ये काम करते हैं। देखिए, नाभिकीय यूरेनियम 235 में यदि हम न्यूट्रॉन्स के बम्बार्डिंग कराते हैं तो 2 से 3 और नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है
अगर हम नॉर्मल कंपैरिजन करें कोल और दूसरे फिजन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके कंपैरिजन में, पेट्रोल, कोयला, इन सब चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल फिजन और फ्यूजन जो है, इसके लिए आप देखिए यहाँ पर एक वीडियो से ये आप लेआउट से समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, रिएक्टर कोर बोलते हैं, जहाँ पर हम फ्यूल एलिमेंट्स रखते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, वीडियो से हम समझेंगे, उसके बाद फिर आएंगे इस टॉपिक्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, तो देखिए कैसे ये वर्क करता है, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया वीडियो है और इससे आप समझने की कोशिश करेंगे कैसे हमारा प्लांट वर्क करता है। Nuclear power plants are thermal power stations which generate electrical energy from heat. They consist of numerous buildings and facilities, the most important of which are as follows. The turbine building houses several turbines as well as the generator necessary for electrical power generation. The containment building where the nuclear reactor is housed. ये जो आपको दिख रहा है बिल्डिंग, यही बिल्डिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो आप एक बार और भी समझ पाएंगे कि कैसे ये प्लांट वर्क करता है। एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक्चुअल में वर्क करता कैसे। Is made of meter-thick reinforced concrete. Inside this building, nuclear reactions take place where water is heated up. The cooling tower, which can be as tall as 200 meters, is where hot water is cooled. In order to easily understand the underlying principles, the following is a description of the most important components of a nuclear power plant that uses a pressurized water reactor, PWR. In the reactor, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये रिएक्टर है। तो इसके अंदर जो है आपकी क्रिया होती है, जो चेन रिएक्शन है वो यहाँ पर होता है, और वो कैसे रहता है इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल आपको बताएगा। pressure vessel, the nuclear reaction and the associated release of thermal energy takes place. In a pressurized water reactor, as in this case, the reactor pressure vessel stands about 12 meters tall. The walls are about 25 centimeters thick. Inside is where the fuel assemblies can be found. In pressurized water reactors, about 150 such assemblies are installed. A single fuel assembly is composed of many fuel rods. A fuel rod is about 5. देखिए जो यूरेनियम फ्यूल है उस तरीके से डंडे को हम रखते हैं, तो पतला पतला लेयर्स रहते हैं फ्यूल के, तो इसको बोलते हैं फ्यूल रॉड्स। देखिए आगे, meters in length and has a diameter of about 23 centimeters. The actual ये देख पा रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे पैलेट्स रहते हैं, जैसे कैप्सूल का होता है उस टाइप से ये रहता है, इस तरीके से छोटे छोटे रखते हैं। इसका nuclear fuel is found inside of each fuel rod. Small nuclear fuel pellets composed of enriched uranium or plutonium make nuclear fission chain reaction possible. In the fission chain reaction, thermal energy is released. Water is needed in order to absorb the thermal energy and keep the chain reaction going. Inside the vessel, the water is heated to over 570 degrees Fahrenheit. The water does not boil, however, since the pressurizer maintains the water pressure constant at around 160 bars. The heated water is eventually pumped to a heat exchanger, also जैसे यहाँ पर कोयला जल रहा है, जैसे कि अपना बॉयलर था, बॉयलर का काम कौन कर रहे हैं, आप न्यूक्लियर रिएक्टर कर रहा है। तो बॉयलर में जैसे कोयला जलाते थे, उसी तरीके से यहाँ पर यूरेनियम को जला रहे हैं। यूरेनियम को जलाने के बाद वहाँ पर पानी रखते हैं, पानी वाटर रखते हैं, वाटर जो है हीट होता है, तो उसको हम स्टीम बनने नहीं देते। वहाँ पर इसके पहले हम क्या करते हैं, प्रेशर को इतना मेंटेन करते हैं कि वो हमारा हीट में कन्वर्ट ना हो, स्टीम में कन्वर्ट ना हो। उसको हम उस पानी को जो कि 570 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, उसको हम भेजते हैं हीट एक्सचेंजर में। called steam generator. आप देख पा रहे हैं ये कॉपर का पूरा बना है, ये हमारा स्टीम एक्सचेंजर है। इससे हम गर्म पानी को भेजते हैं, गर्म पानी भेजने के कारण
देखिए कैसा होता है These वर्किंग are उसका typically दिखाया। in the form of a shell and tube heat exchanger. Hot water flows through the U-tubes, heating up the metal of the pipe. देखिए पानी जो गर्म पानी आया है उसको हम इस तरीके से पाइप में फ्लो कराते हैं। फ्लो कराने से क्या होता है, जो उसके जहाँ से वो जा रहा है वो पाइप गर्म होता है, और उस गर्म होने का जो हीट हो रहा है उसको हम एक्सचेंज करते हैं दूसरे में। So that any water inside the heat exchanger begins to boil. आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही वो वहाँ पर पानी रखते हैं तो हीट एक्सचेंजर के कारण जो गर्म पानी हमारा जा रहा था रिएक्टर से वो अलग है और ये पानी अलग है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भी पानी रहता है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव ना हो इस कारण से हम उसको अलग से करते हैं ताकि रेडियो धर्मिता आसपास ना फैले और हमारा प्लांट सुरक्षित हो। और जो स्टीम निकल रहा है उसको, अब नॉर्मल स्टीम निकल गया, उसको भेजेंगे टरबाइन में। टरबाइन के साथ जो कपल्ड है वो कपल्ड रहेगा जनरेटर के साथ, उसके बाद वो अपना काम करते हैं नॉर्मल इसके बाद। The resulting steam is eventually fed through a set of pipes to the turbine building. The steam first drives a high-pressure turbine and then is typically fed to two low-pressure turbines. All of the turbines आप देख पा रहे हैं कि स्टीम को हाई प्रेशर और लो प्रेशर में टरबाइन में भेजते हैं, उसके साथ कपल्ड है जनरेटर के साथ। जनरेटर हमारा are क्या करता है, connected by a spinning shaft to the electrical generator, which in turn produces AC electricity from the shaft's rotational energy. The steam is converted again into liquid form in a condenser. And ये then हमारा कंडेंसर है, जैसे स्टीम से बाहर निकलता है उसको हम कंडेंसर में स्टोर returned करेंगे। back to the steam generator. The water needed for this often comes from an adjacent river or is cooled in a cooling tower. The water circulation systems are always kept separate from one another. देखिए यहाँ पर जो है कूलिंग टावर में उसको ठंडा कर लेते हैं, जो भी हमारा गर्म पानी आया है उसको। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक हमारा रिएक्टर कोर है और एक हमारा दूसरा है। तो दोनों सर्किट्स में हम पानी को अलग अलग Water in the primary circulation system never leaves the containment building. This water is जो पहला आपको रेड में दिख रहा है ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इसको हम लोग कंटेनमेंट बिल्डिंग जो एक आगे कंक्रीट का 15 फीट का वाल बनाए रखते हैं। 15 फीट का कंक्रीट का वाल बनाते हैं ताकि रेडियो धर्मिता बाहर ना फैले करके। तो ये कंप्लीट क्लोज्ड पाथ में रहता है ताकि रेडियो धर्मिता न फैले, क्योंकि रेडियो धर्मिता बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। आप इसका दुष्परिणाम देख चुके हैं, हिरोशिमा नागासाकी में वहाँ बच्चे आज भी विकलांग पैदा होते हैं। तो रेडियो धर्मिता बहुत ही खतरनाक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, अलग रखनी है। इसलिए जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है प्राइमरी सर्किट में उसको अलग रखते हैं। radioactive since it has been in direct contact with the fuel rods. Water in the secondary circulation system is used to drive the turbine. आप जो ग्रीन वाल देख रहे हैं उसका पानी अलग रहता है, वो रेडियो धर्मिता नहीं है उसमें, क्योंकि वो अलग है। Turbines and is not radioactive. The cooling circulation system provides cool water and is used to condense the steam in the secondary circulation system. चलिए, तो ये आप जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि कैसे हमारा पावर प्लांट वर्क करता है। उसके बाद हम एक और वीडियो देखेंगे, इसमें हम समझेंगे कैसे हमारा प्लांट वर्क करता है, एनिमेशन, उसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कैसे काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे हम बम्बार्डिंग कराते हैं। इसको हम पहले लाइव देखते हैं कैसे होता है एक चीज़, उसके बाद फिर से हम टॉपिक्स में आएंगे। Nuclear reactor. In this video, we're going to learn about the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern day devices extensively used for power generation, as the traditional fossil fuels like coal are at the breach of extinction.
A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है वो हमारा सेम रहता है फर्नेस इन स्टीम जनरेटर के, मैं आपको बता चुका हूँ। The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. तो यहाँ पर हम फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235, 92 इनरिच यूरेनियम बोलते हैं और 238 यूरेनियम 92 का उपयोग करते हैं। चलिए, These rods vary in number according to the size of अब जितना बड़ा हमारा पावर स्टेशन रहेगा उसका साइज भी उतना बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप देख the सकते हैं। reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in nuclear reactor, which are देखिए मॉडरेटर का काम क्या है। मॉडरेटर जो है स्लो करने का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्शन को। न्यूक्लियर रिएक्शन को नाभिकीय रिएक्शन को कम करने का, स्लो करने का काम करता है। चलिए, produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about देखिए ये जो है हमारा न्यूट्रॉन है। इस न्यूट्रॉन को हम बम्बार्डिंग कराते हैं यूरेनियम से। 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235. देख पा रहे हैं आप, जैसे ही मैंने एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराया तो ये हमारा स्प्लिट हो रहा है 3 और न्यूट्रॉन्स में, और ये स्प्लिट होने के साथ साथ ये उतना ही ज़्यादा तीव्र होते आता है और इसकी क्रिया ऊर्जा बढ़ते आती है। During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process, as they are accompanied by enormous. देखिए अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है तो ये हमारा अनकंट्रोल हो जाता है और ये बम बन जाता है। इसी को हमको यहाँ कंट्रोल करना है, उसके लिए हम लोग मॉडरेटर और साथ में कंट्रोल रॉड लगा के रखें। Energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down or in other देखिए मॉडरेटर मंदक जो है क्या काम करता है, पूछता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो वो केवल स्लो करने का काम करता है। जैसे आप पानी में चलेंगे तो पानी में चलना कठिन होता है, उसी तरीके से न्यूट्रॉन अगर पानी में चलेगा तो पानी के अणु उसको रोकेंगे तो उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। words moderate the speeds of these high energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is मॉडरेटर के रूप में हम लोग ऑर्डिनरी वाटर और हेवी वाटर को बोलते हैं हम लोग D2O का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron. देखिए ये जो है यहाँ से अपना जो न्यूट्रॉन जा रहा था उसको पानी के अणु उसको रोक रहे हैं। Speed. उससे क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है। जो न्यूट्रॉन का स्पीड कम हो जाता है, कोई भी चीज इस धीरे जाके स्ट्राइक करेगा तो कम लगेगा उसको। जैसे कि इसीलिए बोलते हैं घर में गाड़ी कम चलाया करो, फास्ट करके, ताकि स्पीड कम रहेगा तो कंट्रोल कर पाओगे। तो ये हमारा स्पीड है। Useful in slowing down the high energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with the fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor,
Every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger. अगर ये जो न्यूट्रॉन यहाँ पर बम्बार्डिंग हो रहा है वो अपना फैलते जाएंगे, ज़्यादा होते रहेगा, तो ये क्रिया बढ़ती रहेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने लगा कर है कंट्रोल रॉड्स। तो कंट्रोल रॉड क्या करता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए हैं उसको सोख लेता है। तो ये काम कौन करता है, कंट्रोल रॉड्स। तो मॉडरेटर केवल उसने स्लो किया और कंट्रोल रॉड क्या करता है, उसको अभिक्रिया गति को कम या ज्यादा कर सकता है। The chain reactions. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutrons. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी एक्सेस न्यूट्रॉन्स था उसको हमने यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यही चीजें यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल रॉड में। In the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. बोरान और कैडमियम का ये बनता है, बोरान का या कैडमियम का कंट्रोल रॉड बनता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कंट्रोल रॉड क्या काम करता है, तो कंट्रोल रॉड अभिक्रिया की गति को कम या ज़्यादा करने का काम करता है और ये बनता है बोरान या कैडमियम से। Increase the rate of fission reactions. These rods can be removed from the moderator. अगर आपको अभिक्रिया की गति को बढ़ाना है तो आपको रॉड को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप उसको अंदर डालते हैं तो अभिक्रिया की गति कम हो जाती है। ये पूछता है एग्जाम में। A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines. So, huge heat energy gets converted into electrical energy. Water is continuously flown in and out of the nuclear reactor using the pump. So, a nuclear reactor successfully generates nuclear energy from fission reactions. तो ये कंप्लीट होता है आपका ये प्रोसेस। मैंने ये एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे। ठीक है दोस्तों, तो आपने एक वीडियो के द्वारा पूरा चीज़ समझा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अब हम उसको एक पार्ट्स करके एक एक चीज़ों को समझेंगे। मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे उनकी वर्किंग होती है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। न्यूक्लियर फ्यूजन फ्रॉम स्लो न्यूट्रॉन्स एंड वाटर मॉडरेटर। तो देखिए, मॉडरेटर का काम क्या है, मंदक का काम क्या है, वो केवल स्पीड को कम करता है। तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स रहते हैं उनकी जो स्पीड है उसको कम करने का काम कौन करता है, मंदक करता है। जैसे पानी में चलना मुश्किल होता है ना, उसी तरीके से न्यूट्रॉन में पानी में चलते हैं तो पानी का वाटर का फ्रिक्शन उसको रोकता है। तो ये होता है मॉडरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका इसमें आपने देखा है, तो ये कंक्रीट का वाल आपको दिख रहा है, प्राइमरी सर्किट। कंक्रीट के वाल में हम देखें उसको बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। तो रिएक्टर में क्या क्या चीज़ होता है, तो रिएक्टर कोर होता है जिसमें फ्यूल एलिमेंट्स होते हैं। कोर के बाद फ्यूल रॉड्स होते हैं जैसे कि हमारी यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। उसके बाद कंक्रीट की सील्डिंग करते हैं ताकि रेडियोधर्मिता बाहर ना निकले। उसके बाद ये हीट एक्सचेंज होता है या स्टीम जनरेटर बोलते हैं उसको। स्टीम जनरेटर स्टीम जनरेट करने का काम करता है। उसके लिए अलग सेकेंडरी सर्किट होता है, उसके लिए वाटर सप्लाई अलग होता है। स्टीम जनरेटर स्टीम जनरेट करके जो स्टीम जाए उसको हम टरबाइन सेक्शन भेजते हैं। टरबाइन के बाद टरबाइन घूमा और जनरेटर घूमा, जनरेटर घुमा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। अब जो स्टीम बच गया है उसको कंडेंस करके हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर में जाके ठंडा करके उसको अलग करते हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन वर्क करता है। तो आपको लेआउट पूछता है, तो लेआउट में आप इस चित्र को बनाएंगे, इसका स्क्रीन को शॉट खींच सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट डिटेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज डिवाइस विच न्यूक्लियर चैन रिएक्शन इज आर इनिशिएटेड, जहाँ पर न्यूक्लियर चैन रिएक्शन चालू होता है, कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड एट स्टडी स्टेट। सपोज न्यूक्लियर बॉम्ब इन विच चैन रिएक्शन अकर्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड इट अनकंट्रोल्ड कॉजिंग एन एक्सप्लोजन। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये हमारा नाभिकीय बम बन जाता है, परमाणु बम बन जाता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, जहाँ पर हम कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का, उसे हम बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये नाभिकीय रिएक्टर होता है, इसका वर्किंग मैंने आपको बता दिया है। कंट्रोल रॉड्स, control rod are made of material that absorb neutron and insert into the bundle using the mechanism that can rise or lower the control rods। जो कंट्रोल रॉड होता है नाभिकीय अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। आपने देखा है कैसे होता है कि कंप्लीट हो चुका है। ये हम बोरान और कैडमियम और इंडियम का बनाते हैं। बोरान, कैडमियम या इंडियम, इसको आपको याद रखना है। चलिए, स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर आर हीट एक्सचेंजर्स यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम फ्रॉम हीट प्रोड्यूस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कोर। अब मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में या स्टीम जनरेटर मैंने बताया कि कैसे हम स्टीम को जनरेट करते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर से स्टीम वाटर जो हमारा हॉट होके आ रहा था, गर्म होके आ रहा था, उसको हमने हीट एक्सचेंजर में भेजा। हीट एक्सचेंजर में जो प्रेशराइज रिएक्टर रहता है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट नहीं करने देता। वो 570 डिग्री सेल्सियस तक, 570 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है। वो हमारा क्या काम करता है, स्टीम जनरेशन का काम करता है। और इसमें हम कूलिंग के लिए नॉर्मल वाटर या हेवी वाटर का उपयोग करते हैं। स्टीम टरबाइन। Steam turbine is a mechanical device that can extract thermal energy from pressurized steam and convert it into useful mechanical energy. The high performance super alloys have been used to steam generating turbines. टरबाइन हम बहुत ही ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और ये सब चीज़ें देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूस वर्क करना रहता है। तो इसलिए हम इसका सुपर अलाय का यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं बनाने के लिए। कूलेंट पंप। कूलेंट पंप प्रेशराइज द कूलेंट प्रेशर ऑफ द ऑर्डर टू 155 बार तक का इसका प्रेशर रहता है। इस प्रेशर में कूलिंग से हम मेंटेन करते हैं कांस्टेंट, ताकि हमारा जो पंप है वो कंटिन्यूसली वर्क कर पाए और जो हमारा कूलिंग का अरेंजमेंट है वो कंटिन्यूस कूल होते रहे। अगर कूल नहीं होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए कूलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पावर प्लांट के लिए। फीड पंप। फीड वाटर पंप क्या है, जैसे कि हमको स्टीम बनाना है तो उसके लिए हम लोग को डीएम वाटर चाहिए, जो हमने बताया था थर्मल पावर प्लांट में कैसे जनरेट करते हैं उसका पूरा वर्किंग। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल थर्मल पावर प्लांट का वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा बताया गया कि डीमिनरलाइज्ड वाटर कैसे तैयार करते हैं। तो सेम डीमिनरलाइज्ड वाटर यहाँ पर भी यूज करते हैं उसको, और उसको कंटिन्यूस सप्लाई के लिए हम लोग फीड पंप लगा के रखते हैं। कंडेंसर। कंडेंसर क्या काम करता है, जो एग्जॉस्ट स्टीम है टरबाइन से उसको कूल डाउन करने का काम करता है, जिससे हम जो पानी डीमिनरलाइज्ड बहुत ही कॉस्टली वाटर होता है उसको हम एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं और उसको फिर से हम साइकिल कंटिन्यू करते हैं। कूलिंग टावर। कूलिंग टावर जो है, जो कंडेंसर में जो हमने स्टीम को ठंडा किया उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जो स्टीम है ठंडा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, तो उसको नेचुरल प्रेशर से हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, जो कि आपने वीडियो में देखा है और मैंने इसको और अच्छे से बताया है थर्मल पावर प्लांट की यूनिट। तो सर्कुलेटिंग वाटर पंप के जरिए से इसको हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर को रीयूज करते हैं, कूलिंग टावर के पानी को। एडवांटेज देखिए कि इस न्यूक्लियर पावर स्टेशन का एडवांटेज क्या है। न्यूक्लियर पावर जनरेट डज नॉट इमिट रिलेटिव लो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि बहुत कम फ्यूल यूज होता है इसलिए इसमें धुआं बहुत कम लगता है, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और ग्लोबल वार्मिंग कम होता है इससे। अगर हम इसी के कंपेरिजन बात करें थर्मल पावर स्टेशन की, और दिस टेक्नोलॉजी रेडीली अवेलेबल, इट डज नॉट हैव टू बी डेवलप्ड फर्स्ट।
ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, इसको डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस हम कोयले की जगह क्या यूज कर रहे हैं, नाभ की ऊर्जा यूज कर रहे हैं, नाभ की फ्यूल यूज कर रहे हैं। इट इज पॉसिबल टू जनरेट हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वन सिंगल प्लांट। जैसे हमारा इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके बारे में बताया जाएगा आपको। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज है क्योंकि इसके लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है, इसलिए हम इसके लिए जगह की रिक्वायरमेंट नहीं कि कहाँ हम लगाएंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, तो जहाँ पर पानी रहेगा वहीं पर तो लगाएंगे ना। जैसे कोयला था, कोयला बेस्ड पावर प्लांट वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर कोयला होता है। तो इसको हम ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको हम कहाँ लगा सकते हैं, बफर सिस्टम जहाँ लगाना है लगा सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, जैसे हमारे कोयले से राख निकलता था, तो उसको हमने एस प्लांट में डाल दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो आसपास एनवायरनमेंट में रेडियो धर्मिता फैल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है वही एक बहुत बड़ा समस्या पैदा कर रहा है इसके यूज में। हाई रिस्क, इसमें जो है बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर कुछ भी अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन हुआ तो न्यूक्लियर बम बन जाएगा और सब तरफ जितने भी लोग हैं वो सब के सब तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। द एनर्जी सोर्स फॉर न्यूक्लियर एनर्जी इज यूरेनियम। यूरेनियम इज स्केयर रिसोर्स। इट्स सप्लाई एस्टिमेटेड लास्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट 30 to 60 ईयर डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल डिमांड्स। तो ये जो है यूरेनियम का जो सोर्स है वो बहुत कम है, और नेक्स्ट 30 से 60 साल में अगर वो ख़त्म हो जाएगा, अगर हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाए, अगर उसको परमाणु बम और इन सब में अगर यूज करने लगे, तो हमारा जो है 30 से 60 साल में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें डिसएडवांटेज है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का। आप देख पा रहे हैं कोई भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ न कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो यही चीज़ें आपको ध्यान देना है कि हमको देखिए मेनली 3 पावर प्लांट हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारा थर्मल देखे, हाइड्रो देखे और ये हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको डीजल पावर स्टेशन के बारे में बताया जाएगा कि डीजल पावर स्टेशन कैसे वर्क करते हैं, कैसे उसमें काम होता है और कहाँ हम उसका यूज करते हैं। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, तो न्यूक्लियर पावर आज के लिए आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपके लिए कि कितना इंडिया में पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको आप नोट्स बनाएंगे और भेजेंगे चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। आज नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डीजल पावर प्लांट के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। धन्यवाद।